25,000 करोड़ का खर्चा। न्यूज तो आपने भी सुनी ली होगी। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में 25,000 करोड़ रुपए का एक कोल प्रोजेक्ट उसकी नींव रखी है। जब पूरी दुनिया कोयले से दूर भाग रही है, कोल प्लांट्स बंद हो रहे हैं, तो भारत सरकार को आखिर इस कोयले में ऐसा क्या दिखा कि उसने कोयले के एक नए प्रोजेक्ट पर 25,000 करोड़ खर्च कर दिए। आज के एक्सप्लेनर के इस एपिसोड में इसी को समझते हैं और देखते हैं कि 25,000 करोड़ वाला ये प्रोजेक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। एक शब्द जो बार बार सुनने में आ रहा है, कोल गैसिफिकेशन, ये आखिर क्या है और इसे मास्टर स्ट्रोक क्यों माना जा रहा है, और क्या ये प्रोजेक्ट इंडिया की इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर है या इसके पीछे भी कुछ बड़े रिस्क छुपे हुए हैं। इससे पहले हम देखें कि ये प्रोजेक्ट क्या है और ये कैसे काम करेगा, पहले कोयले की थोड़ी कहानी देख लेते हैं। आज जो कोयला सुनते ही दिमाग में वही पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज आता है ना, ऐसा हमेशा से नहीं था। करीब 250 साल पहले यही कोयला मॉडर्न दुनिया का सबसे बड़ा हीरो था। 18th और 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की पूरी नींव इसी पर रखी गई। फैक्ट्रियों की मशीनें, रेलगाड़ियां, स्टील प्लांट, जहाज, लगभग पूरी इंडस्ट्रियल दुनिया कोयले के दम पर चल रही थी। हिस्टोरियन बारबरा फ्रीसे अपनी मशहूर किताब कोल अ ह्यूमन हिस्ट्री में लिखती है कि मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन को खड़ा करने में कोयले का रोल सबसे ज्यादा अहम था। आसान शब्दों में बोले तो जिस कोयले को आज दुनिया का सबसे बड़ा विलेन माना जाता है, कभी वही मॉडर्न दुनिया का सबसे बड़ा हीरो होता था। लेकिन 21st सेंचुरी के आते आते इस हीरो की इमेज पूरी तरह से बदल गई। 20th सेंचुरी आते आते ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पर ऑयल ने कब्जा कर लिया। कोयले का काम सिर्फ बड़े बड़े पावर प्लांट्स में बिजली बनाने तक सीमित रह गया। फिर साइंटिस्ट को रिसर्च और स्टडीज से पता चला कि बिजली बनाने के लिए बड़ी मात्रा में कोयला जलाने से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 निकलती है। यही गैस ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी वजहों में से एक मानी जाती है। धीरे धीरे पूरी दुनिया ने एक आसान सा परसेप्शन बना लिया, कोल का मतलब बिजली और इससे बनने वाली बिजली का रिजल्ट पोल्यूशन। यहीं से कोयले की इमेज बदल गई और यानी कोयला बन गया क्लाइमेट चेंज का नंबर 1 विलेन। बट वेट, यहीं पर हम सब एक बड़ी गलती करते हैं। हम मान लेते हैं कि कोयले को एक बड़े स्केल पर यूज करने के लिए काम सिर्फ उसको जलाकर उससे बिजली बनाना ही है। बट रियलिटी थोड़ी सी अलग है। इसे एक छोटे एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लो कि आपके पास एक आम है, आप चाहें तो उसे ऐसे ही खा सकते हैं या उसी आम से जूस बना सकते हैं, आइसक्रीम भी बना सकते हैं, जैम बना सकते हैं या जिसका मन करे कैंडी बना ले। कच्चा माल वही है, लेकिन उसका इस्तेमाल बदलते ही उसकी वैल्यू भी बदल जाती है। भारत अब कोयले के साथ कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रहा है। तो जैसा हमने आपको बताया, भारत ने हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में 25,000 करोड़ रुपए के भारत के पहले कमर्शियल स्केल कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट की नींव रखी है। सरकार का आइडिया ये नहीं है कि कोयले को पहले से ज्यादा जलाया जाए, बल्कि सोच ये है कि अगर कोयले के अंदर मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके हाई वैल्यू इंडस्ट्रियल केमिकल जैसे मीथेनॉल, फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक फ्यूल एटसेट्रा बनाए जा सकते हैं, तो उसे सिर्फ ईंधन की तरह क्यों जलाएं? यही सोच का रिजल्ट है ओडिशा का कोल गैसिफिकेशन वाला प्रोजेक्ट। अब यहाँ से पूरी कहानी बिजली बनाने वाली नहीं, बल्कि केमिकल इंडस्ट्री की कहानी बन जाती है। तो चलो अब देखते हैं कि आखिर ये कोल गैसिफिकेशन होता क्या है, जिस पर भारत का ये पूरा 25,000 करोड़ का प्रोजेक्ट टिका हुआ है। इसे किताबी भाषा से नहीं, इसे अपनी किचन के एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास दाल है। अगर आप उसे खुले बर्तन में तेज आग पर छोड़ देंगे तो पानी सूख जाएगा, चीजें जलने लगेंगी और आखिर में सिर्फ जला हुआ बर्तन और राख बचेगी। इसे ही बोलते हैं कंबस्शन, यानी कि जलाना। थर्मल पावर प्लांट्स में कोयले के साथ यही होता है। कोयले को जलाया जाता है, उससे पानी गर्म करके भाप बनाते हैं, भाप से टरबाइन घूमती है और बिजली बनती है। इस प्रोसेस में बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे पॉल्यूटेंट सीधे हवा में जाकर जुड़ जाते हैं। लेकिन गैसिफिकेशन एकदम अलग खेल है। इसमें हम कोयले को जलाते नहीं हैं, बल्कि उसे गैस में बदल देते हैं। देखो,
इसमें होता ये है कि कोयले को एक बहुत ही बड़े हाई टेक रिएक्टर, जैसे गैसिफायर कहते हैं जिसको, उसके अंदर डाल दिया जाता है। इस रिएक्टर के अंदर तापमान बहुत ज्यादा होता है और प्रेशर भी बहुत हाई होता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आता है, इस रिएक्टर के अंदर ऑक्सीजन बहुत कम दी जाती है। बेसिक साइंस की माने तो आग लगने के लिए भरपूर ऑक्सीजन चाहिए होती है। अब क्योंकि रिएक्टर में ऑक्सीजन कम होती है, इसीलिए कोयला जलकर राख नहीं बन पाता है। यानी यहाँ मकसद आग लगाना नहीं है, बल्कि कोयले के अंदर छिपे कार्बन और हाइड्रोजन को एक नए फॉर्म में बदलना होता है। इस पूरे प्रोसेस से कोयला एक गैस में बदल जाता है, जिसे सिन गैस यानी कि सिंथेसिस गैस कहा जाता है। केमिस्ट्री की भाषा में कहें तो सिन गैस असल में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर होती है। बस एक बार जैसे ये गैस हमारे पास आ जाती है तो हम इसे मीथेनॉल, सिंथेटिक फ्यूल, अमोनिया के साथ वो केमिकल बना सकते हैं जिसके लिए ये पूरा प्रोजेक्ट बना है, अमोनियम नाइट्रेट। अब आपके मन में भी सवाल होगा कि आखिर ये अमोनियम नाइट्रेट है क्या, और भारत इसके लिए 25,000 करोड़ का इतना बड़ा दांव क्यों खेल रहा है? अमोनियम नाइट्रेट का नाम सुनते ही सबसे पहले शायद आपको लगा होगा कि किसी फर्टिलाइजर की बात हो रही है, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट सिर्फ खेती तक ही लिमिटेड नहीं है। ये उन केमिकल्स में से एक है जिसके बिना आज की मॉडर्न इंडस्ट्रीज की इमेजिनेशन भी बहुत मुश्किल है। इसे समझने के लिए हमें एक कदम पीछे जाना होगा। याद है अभी हमने सिन गैस की बात की थी, वही सिन गैस जो कोल गैसिफिकेशन के बाद बनती है। अब असली केमिस्ट्री यहीं से शुरू होती है। सिन गैस में मेजरली दो गैस होती है, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें से सबसे कीमती चीज है हाइड्रोजन। सबसे पहले इसी हाइड्रोजन को अलग किया जाता है, उसके बाद हवा से नाइट्रोजन ली जाती है। अब इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को बहुत ज्यादा तापमान और दबाव पर मिलाया जाता है। साइंस की भाषा में इसे हैबर-बोश प्रोसेस कहते हैं। एंड यही वो प्रोसेस है जिसने पिछली सदी में पूरी दुनिया की खेती बदल दी थी, क्योंकि इसी से बनती है अमोनिया, जिसका इस्तेमाल खेतों में फर्टिलाइजर की तरह से किया जाता है। इस अमोनिया का एक हिस्सा आगे एक और केमिकल प्रोसेस से गुजरता है, जिसे ऑस्टवॉल्ड प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस में अमोनिया से नाइट्रिक एसिड बनाया जाता है और आखिर में यही नाइट्रिक एसिड वापस अमोनिया के साथ रिएक्ट करती है, जिससे बनता है अमोनियम नाइट्रेट। सुनने में ये पूरा प्रोसेस किसी केमिस्ट्री की किताब जैसे लग रहा है, लेकिन अगर इसे आसान भाषा में समझेंगे तो पूरा प्लांट एक बहुत बड़ी केमिकल असेंबली लाइन की तरह काम करता है। पहला सेक्शन कोल और सिन गैस में बदलता है, दूसरा सिन गैस को हाइड्रोजन में बदलता है, तीसरा हाइड्रोजन से अमोनिया बनाता है और आखिरी सेक्शन उसी अमोनिया से अमोनियम नाइट्रेट तैयार करता है। यानी उड़ीसा में सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं बन रही, बल्कि कोयले को धीरे धीरे हाई वैल्यू केमिकल में बदलने वाली पूरी इंडस्ट्रियल चेन तैयार की जा रही है। पता है ये केमिकल अमोनियम नाइट्रेट इतना जरूरी क्यों है? इस केमिकल का मेजरली दो जगह बहुत इस्तेमाल होता है। पहला है खेती यानी एग्रीकल्चर में, जहां इसे नाइट्रोजन से भरपूर फर्टिलाइजर्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक्सप्लोजिव बनाने में। अगर आप कभी किसी पहाड़ी इलाके में एक्सप्रेसवे बनते हुए देखें, किसी सुरंग की खुदाई देखें या किसी बड़ी खदान में ब्लास्टिंग होते देखें, तो वहां इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर कमर्शियल एक्सप्लोजिव्स का बेस अमोनियम नाइट्रेट ही होता है। माइनिंग इंडस्ट्री, हाईवे कंस्ट्रक्शन, रेलवे टनल, स्टोन क्वायरिंग, इन सभी सेक्टर्स में इसकी मैसिव डिमांड रहती है। ओडिशा का ये प्लांट स्पेशली टेक्निकल ग्रेड अमोनियम नाइट्रेट बनाएगा, जो एक एक्सप्लोजिव्स के लिए इस्तेमाल होता है। ये केमिकल बहुत पावरफुल और ऑब्वियसली काफी एक्सप्लोसिव होता है। 2020 में लेबनान के बेरूत में हुआ ब्लास्ट याद है आपको? इस ब्लास्ट ने 218 लोगों की जान ले ली थी, 7,000 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया था और शहर का एक बड़ा हिस्सा खंडर बना दिया था। इस ब्लास्ट की वजह खराब सिचुएशन में स्टोर किए गए अमोनियम नाइट्रेट में आग का लगना था। अब वापस उड़ीसा में लौटते हैं। आखिर क्यों भारत को 25,000 करोड़ का ये रिस्क लेने की जरूरत पड़ी? इसका जवाब दो फैक्टर्स में है, इंपोर्ट डिपेंडेंसी और एनर्जी सिक्योरिटी। देखो भाई, आज दुनिया में अमोनिया बनाने का सबसे ऑर्डिनरी तरीका नेचुरल गैस जैसे कि LNG है। यूरोप, अमेरिका और मिडिल ईस्ट के ज्यादातर प्लांट नेचुरल गैस से हाइड्रोजन बनाते हैं और फिर उसी से अमोनिया तैयार करते हैं।
अब प्रॉब्लम ये है कि भारत के पास नेचुरल गैस के बड़े भंडार नहीं हैं। हमें अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा या तो एलएनजी के रूप में इंपोर्ट करना पड़ता है या फिर अमोनिया और दूसरे केमिकल्स विदेशों से खरीदने पड़ते हैं। भारत हर साल लगभग 2.7 लाख करोड़ रुपीस के केमिकल और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स विदेश से खरीदता है। हम हमारे फॉरेन एक्सचेंज का एक बड़ा हिस्सा इसी पर खर्च कर देते हैं। अब जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में गैस की कीमत बढ़ती है, उसका सीधा असर भारत के इंपोर्ट बिल पर पड़ता है, चाहे वो रशिया यूक्रेन का वॉर हो या रीसेंट अमेरिका ईरान वॉर। इनकी वजह से जैसे ही मार्केट में नेचुरल गैस की कीमत उछली, पूरी दुनिया के फर्टिलाइजर और केमिकल मार्केट्स हिल गए। भारत को भी महंगी गैस और कॉस्टली इंपोर्ट का सामना करना पड़ा। लेकिन मजे की बात तो यह है कि भारत के पास लगभग 400 बिलियन टन यानी दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कोयला भंडार है। लेकिन आयरनी ये है कि हम अपने देश का अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए नेचुरल गैस और अमोनिया दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। इसी पॉइंट पर कोल गैसिफिकेशन सरकार के लिए सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजी बनकर सामने आती है। सरकार का पॉइंट क्लियर है, अगर हमारे पास अबंडेंस में कोयला मौजूद है तो फिर उसी कोयले से हाइड्रोजन और आगे चलकर अमोनिया और अमोनियम नाइट्रेट क्यों नहीं बनाई जाए। ओडिशा का ये प्लांट शुरू होने के बाद हर दिन 2000 टन बोले तो एक साल में 6.6 लाख टन अमोनियम नाइट्रेट बनाएगा। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम इतना केमिकल खुद बना लेंगे तो हर साल लगभग $360 मिलियन का इंपोर्ट बिल बचेगा। और सबसे बड़ी बात, इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है वो पूरी तरह से मेक इन इंडिया है। भारत के कोयले में राख या ऐश कंटेंट बहुत ज्यादा होती है, करीब 30 से 40%। विदेशी मशीनें हमारे कोयले को प्रोसेस नहीं कर पाती, इसीलिए भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BHEL ने खुद ऐसी स्वदेशी गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी बनाई है जो हमारे खराब क्वालिटी वाले कोयले से भी भारी हाई वैल्यू केमिकल निकाल सकती है। अभी तक की कहानी में हमने सिर्फ इस प्रोजेक्ट के फायदे देखे हैं, लेकिन किसी भी टेक्नोलॉजी को सिर्फ उसके वादों से नहीं बल्कि उसकी कीमत से भी परखा जाता है। इस प्लान की कीमत को हम 2 एंगल से देख सकते हैं। पहला है एनवायरमेंटल कॉस्ट और दूसरा है इकोनॉमिक कॉस्ट। पहले देखते हैं कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं। सबसे पहली चिंता है पानी की। गैसिफिकेशन के प्रोसेस में स्टीम का इस्तेमाल होता है, फिर गैस क्लीनिंग होती है, कूलिंग होती है और कई केमिकल प्रोसेसेस में भी पानी लगता है। यानी पूरे इंडस्ट्रियल चेन को लगातार बड़ी मात्रा में पानी चाहिए। साथ ही इस प्रोसेस के बाद निकलने वाले वेस्ट वाटर में काफी हार्मफुल केमिकल्स मिले होते हैं, जिन्हें अगर बिना प्रॉपर फिल्ट्रेशन के निकाला गया तो पूरे ग्राउंड वाटर को टॉक्सिक बना सकता है। ये भारत के एरिया जैसे उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, जहां सबसे ज्यादा कोयला है, वहां पहले से ही पानी की कमी रहती है। ऐसे में फैक्ट्री को पानी देना और किसानों को पानी देना, इन दोनों के बीच एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। सरकार कहती है कि गैसिफिकेशन क्लीन कोल टेक्नोलॉजी है, लेकिन यहाँ क्लीनर और ग्रीन के बीच का फर्क समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लीनर का मतलब सिर्फ इतना है कि इस प्रोसेस में ट्रेडिशनल कोल बर्निंग के कंपैरिजन में कुछ पॉल्यूटेंट्स जैसे कि सल्फर, पार्टिकुलेट मैटर और ऐश को बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती ही नहीं है। जब सिनगैस का प्रोसेस करके अमोनिया बनाया जाता है तो उस केमिकल रिएक्शन में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। यानी अगर उस CO2 को सीधा एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाए तो क्लाइमेट चेंज की समस्या खत्म नहीं होगी, बस उसका फॉर्म बदल जाएगा। दूसरी और शायद सबसे बड़ी बहस कार्बन एमिशंस को लेकर है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये प्रोजेक्ट तभी सक्सेसफुल होगा जब भारत इसके साथ CCUS यानी कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी का यूज कर लेगा। यानी चिमनी से निकलने वाली CO2 गैस को हवा में जाने से पहले ही कैप्चर कर लिया जाए और उसे जमीन के बहुत नीचे स्टोर कर दिया जाए या किसी और केमिकल में बदल दिया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन सकता है। एनवायरनमेंट के अलावा इस प्रोजेक्ट पर एक बड़ा सवाल इसकी इकोनॉमिक्स को लेकर भी है। 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कोई छोटी रकम नहीं है। अगर फ्यूचर में रूस, यूक्रेन या मिडिल ईस्ट जैसे क्राइसिस खत्म हो जाए और नेचुरल गैस फिर से सस्ती हो जाए तो बाहर से अमोनियम नाइट्रेट इंपोर्ट भारत में बनाने से ज्यादा सस्ता नहीं पड़ सकता। ऐसे में इस प्लांट की कमर्शियल वायबिलिटी पर सवाल उठ सकते हैं और ये कहीं व्हाइट एलिफेंट यानी महंगा लेकिन कम उपयोगी प्रोजेक्ट बनकर न रह जाए। ऑल्दो सरकार इसे सिर्फ मुनाफे का नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का और इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करने का लंबी अवधि का निवेश मान रही है।
मेरा कंक्लूजन बड़ा सिंपल है। कोल गैसिफिकेशन की कहानी सिर्फ कोल की नहीं बल्कि भारत की इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी की कहानी है। सरकार का दावा ये है कि जिस कोल को आज तक सिर्फ जलाया जाता था उसी से हाई वैल्यू केमिकल्स बनाकर इंपोर्ट कम किया जाए और मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत बनाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ वाटर कंजम्पशन, कार्बन एमिशंस और प्रोजेक्ट की इकोनॉमी वायबिलिटी जैसे सवाल भी उतने ही बड़े हैं। यानी कोल गैसिफिकेशन कोई मैजिक सोल्यूशन नहीं बल्कि एक बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क है जिसका असली रिजल्ट आने वाले सालों में पता चलेगा। वेल, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए जिंदाबाद।